अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नेशनल फूड को की शेयर को देखेंगे और और उसको इवेल्युएट करेंगे कि इसकी मार्केट प्राइस क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, कंपनी करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि एक कंपनी के शेयर इस वक्त लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, या इसकी शेयर में पोटेंशियल है गेन का या नहीं। हमारी इवोल्यूशन चार चीज़ों पर मुनस्सर होगी। फर्स्ट, इसका हम बैकग्राउंड पे जिक्र करेंगे। इसके बाद हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को टच करेंगे कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस किस तरह की है, और इसके रेवेन्यू नंबर्स क्या हैं। फिर इसके बाद हम इसकी करंट प्राइस को देखेंगे और मार्केट सिचुएशन को देखेंगे, और आखिरी में हम इसके टेक्निकल चार्ट्स को हाई लेवल पे देखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, इसके में मैं अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा जाऊँ, ये कंपनी करती क्या है। नेशनल फूड, मेरे ख्याल में आप सभी लोगों ने सुना होगा कि ये मसाले की कंपनी है, जिसके जो मसाले से लेके किचन के काफ़ी सारे आइटम्स जो कि किचन फूड में इंक्लूड डलते हैं, वो बनाती है, प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। इसके मसाले, केचप, मायनीज, जेली रिलेटेड प्रोडक्ट इसके हैं। और फिर इसकी दूसरी बात इसकी बताई जाए तो इसके रेवेन्यू का अर्निंग इनकी इन्हीं प्रोडक्ट्स से आता है। फिर इसके बाद हम आगे चलें कि ये कंपनी के, अगर थोड़ा सा मैं थोड़ा बैकग्राउंड मजीद बताऊं, ये कंपनी 1970 में बनी और इसकी करंटली एक सब्सिडरी है जो कि दुबई में बेस है। फिर इसके बाद अ, उस सब्सिडरी से ये रेवेन्यू कमाती है, और वो सब्सिडी जो दुबई में बेस है वो आगे अपने उसने तीन और कंपनियां डेवलप की हुई हैं, जिसमें यूएस, यूके और कनाडा में इसकी उस दुबई बेस्ड सब्सिडरी की कंपनी सब्सिडरी है फर्दर। और तो इसकी ये कंपनी मेजोरिटी अपना सेल पाकिस्तान से कमाती है। 94-95% पाकिस्तान से अर्न करती है रेवेन्यू। 6% वो दुबई से रेवेन्यू अर्न करती है। और अगर इसकी एक जिक्र कीजिए करंटली पाकिस्तान की सिचुएशन और ग्लोबली कि इन्फ्लेशन का काफ़ी ज़्यादा मकाम है, तो इस तरह की कंपनी की प्राइस सेल्स में ज़रूर इंक्रीज देखेंगे। और इसका एक मेजर बेसिक फैक्टर एक इन्फ्लेशन होगा। ज़रूर और भी फैक्टर्स होंगे जो इंक्रीज कर रहे हैं इसकी सेल को। अ, हो सकता है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत, वैसे तो इसकी मार्केटिंग और पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन हो सकता है कोई और भी इनके एफर्ट्स हो जिसकी वजह से रेवेन्यू नंबर इंक्रीज हो। लेकिन एक मेजर कंट्रीब्यूटर, एक महंग इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूटर ज़रूर है रेवेन्यू इंक्रीज होने में। दूसरी चीज़, इनका कुछ पोर्शन रेवेन्यू दुबई से आता है, तकरीबन 5 से 6%। तो पाकिस्तान करेंसी डिवेल्यूशन की वजह से वो रेवेन्यू जरूर इनका इंक्रीज होगा, क्योंकि पाकिस्तान पी क्या डिवेल्यू हुआ है वो, जो इनका इंफ्लूड डिफरेंट करेंसी में। तो एक ये इम्पैक्ट है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने इसकी सब्सिडरी का चार्ट इनके अकाउंट से मैंने इंक्लूड यहाँ पे ऐड किया है, जो कि शो कर रहा है कि इनकी एक सब्सिडरी है दुबई बेस, और उस दुबई बेस सब्सिडरी की तीन सब्सिडरीज हैं, जिसमें कनाडा, ये यूएस है और ये यूके। फिर हम इसकी बिजनेस एक्टिविटी एंड फ्यूचर आउटलुक की बात की जाए। ये जो इस तरह की एफएमसीजी कंपनीज होती हैं, उनकी बेसिकली बिजनेस एक्टिविटी यही होती है कि वो मार्केटिंग करके, स्पॉन्सर्स करके काफी सारी अपनी एडवर्टाइजमेंट इतनी करे और अपना बिजनेस एक्सपेंड करे। इस करंटली मैं अगर इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्टॉक एक्सचेंज पे देखूं, तो इनकी इस तरह की कोई एक वाजे कुछ एक्टिविटी का जिक्र नहीं है जो यहाँ पे मैं इंक्लूड करूँ जो हमारे लिए रेलेवेंट हो। जरूर कुछ ना कुछ साल में एक्टिविटीज हुई हैं, लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं हुई जो हमारी इस इन प्रेजेंटेशन का पार्ट बने और हमारे डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। तो इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। इनकी एक एक्टिविटी जो इन्होंने रिसेंटली अपने अकाउंट्स में मेंशन की थी, मैंने सोचा यहाँ पे जरूर मेंशन करूँ, कि इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर 2021 और 22 में इन्होंने एक नया चैनल चैनल के थ्रू अपने सेल करना शुरू की। वो चैनल बेसिकली ई ई प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि दराज हो गए, अमेजोन हो गए। उन्होंने ये अमेजोन तो गलत एग्जांपल है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन दराज हो गए, इस तरह के प्लेटफॉर्म से इन्होंने रेवेन्यू अर्न करना शुरू कर दिया। और उसका साल के इन्होंने 164 मिलियन अपने एनुअल रिपोर्ट में लिखा है। तो इतना इससे कमाया, तो इन्होंने अब ये रियलाइज किया कि अब इस ई प्लेटफॉर्म को भी यूज करते हुए यहाँ से कमाया जाए। तो एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम इन्होंने इनका जिक्र किया है। इसके अलावा ऐसा कोई इनकी एक्टिविटी मेंशन नहीं है इनकी रिपोर्ट में जो यहाँ पे इंक्लूड की जाए डिसीजन मेकिंग के हवाले से। ना ही इसकी कोई रिसेंट न्यूज़ है, गुड या बैड, कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से हमारे डिसीजन इफेक्ट हो। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो रेवेन्यू इसके जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जिक्र किया था कि इसका रेवेन्यू इंक्रीज होने की मेजर कंट्रीब्यूटर इन्फ्लेशन है। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसका रेवेन्यू स्टेबली बढ़ रहा है। और कीमतें हमेशा से एक बेसिक नेसेसिटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फूड आइटम है, खाने पीने की चीज़ें। और बेसिक नेसेसिटी तो बहुत ज़्यादा मतलब कहना ठीक नहीं होगा,
लेकिन ये एक नेसेसिटी आइटम जरूर है ये। तो इस वजह से इसकी फूड इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से रेवेन्यू नंबर इंक्रीज हो रहा है। और इसके अलावा अगर हम देखा जाए इसकी कॉस्ट भी उसी हिसाब से उसी ट्रेंड को फॉलो करी, जो कि एक अंडरस्टैंडेबल बात है। लेकिन अगर जीपी की बात की जाए, पिछले साल से जरूर इम्प्रूव किया है जीपी, लेकिन अगर ये वॉल्यूम की बेस पे मुझे ऐसा लगता है कि इसका जीपी थोड़ा और होना चाहिए था। लेकिन जो बजाय नंबर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं है जीपी का, तो इसकी एक वाजे वाजे वजह ये लगती है कि इनको कॉस्ट ऑफ सेल्स काफी इनकट करना पड़ी ये रेवेन्यू कमाने के लिए। मतलब ये कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है। और इनकी कॉस्ट ऑफ सेल में मेजर हिस्सा एडवर्टाइजमेंट का ही होता है, और सेल्स कॉस्ट ही होती है, कस्टमर एक्विजिशन वगैरह। तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि रेवेन्यू के बढ़ने का वजह एक तो इन्फ्लेशन के अलावा ये कॉस्ट ऑफ, मतलब इनके एक एफर्ट्स भी हैं कि उन्होंने, जिसकी वजह से सेल नंबर बढ़ रहा है। फिर इसके बाद हम इसकी ईपीएस की बात कीजिए। ईपीएस पिछले सालों में 7 था, 2020 और 21 में ये कम हुआ ईपीएस। देखते हैं इसकी एक वजह, एक तो ये बोनस शेयर्स इन्होंने इशू किए थे, दूसरी इस टाइम पे कोविड का भी इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबल नंबर पे फर्क पड़ा और फिर इसका ईपीएस भी गिरा। बाकी फिर इसके बाद अब इसकी डिविडेंड की बात की जाए तो ये डिविडेंड, ये कंपनी में से मैंने एवरेज ऑन एवरेज 4% लिखा है 2 साल के एवरेज पे, लेकिन ये डिविडेंड इतना खास डिविडेंड नहीं देती। और 3 और 4% डिविडेंड बहुत ही कम समझा जाता है, खासतौर पर दूसरी कंपनीज के से कंपेयर किया जाए तो। फिर इसके बाद हम इसकी बात की जाए ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर, इसका 29 है। ब्रेकअप वैल्यू बेसिकली ये होता है कंपनी के एसेट्स लाइबिलिटी और एसेट को नेट ऑफ करे तो जो एसेट बचेंगे उस पे पर शेयर कितनी वैल्यू है। तो पर शेयर 29 एसेट है पर शेयर, तो 29 रुपीज पर शेयर, ये समझ लें आप। फिर इसके बाद हम रिसेंट जो क्वार्टरली स्टेटमेंट उन्होंने सबमिट किए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसके मुताबिक इसके 19 अरब के एसेट्स हैं और 13 अरब की लाइबिलिटीज है। तो और लेकिन इंटरेस्टिंग बात, ये 13 अरब में से 12.5 अरब इसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। तो ये इंडिकेट करती है कि इनको शॉर्ट टर्म इस लाइबिलिटी को पे करना है। और अगर इनकी एसेट की बात की जाए तो इसके 19 अरब में से इनके 6 अरब, तकरीबन 6 अरब इनके स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब वो आइटम जो इनका फिनिश गुड या स्टॉक है, वो आइटम इसका 6 अरब रुपए, तो जो कि काफी बड़ा हिस्सा है। फिर हम इसके अगर ऑडिटर ओपिनियन की बात की जाए, ऑडिटर ओपिनियन क्लियर है। ऑडिटर ने कोई चीज़ ऐसी जिक्र नहीं की, लेकिन दो चीज़ें जरूर हाईलाइट करवाई है। इसमें ये बताया गया कि इन्होंने ड्यूरिंग देयर ट्रेड रिसीवेबल प्रोविजन बुक किया है, जो कि रिक्वायरमेंट भी थी आई 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 एफ आर एस 9 की। और दूसरी चीज़ इन्होंने लेकिन इस प्रोविजन पे ऑडिटर का ओपिनियन क्लियर है कि बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन और फिर दूसरी चीज स्टॉक एंड ट्रेड है। और इनकी स्टॉक एंड ट्रेड पे ये इनका ऑडिटर ने ये मेंशन किया हुआ है कि इनका स्टॉक एंड ट्रेड में जो पैसा फंसा हुआ वो 35% ऑफ टोटल एसेट है। जैसे कि मैंने जिक्र किया 6 अरब है, तो 6 अरब तक 35%। तो ऑडिटर ने भी हाईलाइट किया कि अच्छा खासा इनका पैसा, जो अच्छा खासा एसेट का हिस्सा स्टॉक एंड ट्रेड है। तो बेसिकली इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पे रिस्क होता है कि इस तरह की कंपनी में एक्सपायरी का, लॉस स्टॉक का और खराब होने का स्टॉक का बड़ा रिस्क होता है। तो बेसिकली ऑर्डर ने हाईलाइट किया कि ये चीज़ को माइंड में रखना इन्वेस्टर। फिर इसके बाद हम आगे पढ़े इसकी करंट प्राइस पे। इसकी करंट प्राइस 98.94 पे और 52 वीक लोअर अगर देखा जाए 97 से 169 है। तो ये काफ़ी अभी करंटली ऑलमोस्ट लोअर पे ही ट्रेड कर रहा है, जो कि एक्सपेक्टेशन भी यही था, क्योंकि करंटली इकोनॉमिक अनस्टेबल है और काफ़ी सारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी मजीद भी गिरने के चांस नज़र आते हैं, अगर मार्केट मजीद इसी तरह रही, इकोनॉमी इंप्रूव नहीं करी तो। करंटली शेयर तकरीबन 4 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। मतलब पीछे मैंने हमें जिक्र किया था कि 29 पर शेयर, पर 29 एसेट पर शेयर है। तो ये इंडिकेट कर रहा है बुक वैल्यू के 24 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल है काफ़ी। इस तरह की कंपनी जो प्रॉफिटेबल होती है वो मल्टीपल्स में ही ट्रेड हो रही होती है अपनी अपनी बुक वैल्यू की। तो जो कि काफ़ी नॉर्मल समझा जाता है। और अच्छी कंपनी की निशानी है, जितनी ज्यादा मल्टीपल्स हो अच्छी कंपनी को, उतना मल्टीपल्स भी इसी हिसाब से ज्यादा होगा। इस तरह की कंपनी के लिए 4 मल्टीपल्स कम है, इससे ज्यादा होना चाहिए, तो जो कि इंडिकेट करता है कि वैल्यू इससे ज्यादा हाई होनी चाहिए। बाकी दूसरी चीज है कि जिक्र किया है, इस कंपनी में एक डायरेक्टर ने काफी सारी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की ड्यूरिंग द ईयर। आई थिंक जब डायरेक्टर इंक्रीज करता है तो जरूर उसे कॉन्फिडेंस होता है कि कंपनी की एक्टिविटी की वजह से वो रिकवर करेगा फ्यूचर में।
तो बड़ा अच्छा ये एक इंडिकेटर है उस इन्वेस्टर के लिए। लेकिन दूसरी एक चीज इंटरेस्टिंग बात है कि काफी सारे अगर हम म्यूचुअल फंड्स देखें, इसमें बहुत ही एक या कुछ ही के बहुत ही लिमिटेड फंड्स हैं जिसकी नेशनल फूड्स में इन्वेस्टमेंट है, बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एक बड़ा एक रेड फ्लैग है कि भाई सब क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने ट्रेडिंग डिसीजन लेने चाहिए कि कोई और इन्वेस्ट नहीं करे तो उसको इसी एक दो ही वजह होती है, या तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है या कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। और तो हमारे केस में ये रिवॉर्ड ये होता है कि प्राइस अप्रिसिएशन हो, जैसे कि प्राइस में मुनाफा हो हम बेचे तो, या डिविडेंड मिले। अगर दोनों ही नहीं है तो तभी वो जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड्स वाले वो वही दो चीजों को कंसिडर करते हुए इन्वेस्ट करते हैं। आखिरी चीज की ये, मैं जब भी किसी जगह इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक करता हूँ क्या इसको बेचना आसान है, नहीं या मुश्किल है। इस तरह की कंपनी में जैसे नेशनल फूड्स की बात करूँ, नेशनल फूड का वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो ये बेसिकली बड़ा, तो इनकेस अगर मुझे बेचना होगा तो मुझे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा तो टाइम लगेगा उसको बिकने में भी, और इसी तरह बिकने भी, और अगर मुझे खरीदना तो भी टाइम लगेगा। तो ये बड़ा एक कंसिडरेशन वाली बात है कि इस चीज को कंसिडर करें। और आखिरी में मैंने ट्रेडिंग ये टेक्निकल चार्ट यहाँ पे इंक्लूड किया है। टेक्निकल चार्ट बेसिकली मैं यूजली अपनी वीडियो में पार्ट बनाता हूँ, लेकिन मैं इसको डिटेल में जिक्र नहीं करता। इसकी एक बेसिक वाजे वाजे वजह यही है क्योंकि टेक्निकल चार्ट की पहली अजम्पशन है कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, अनकंट्रोलेबल सिचुएशन ना हो। लेकिन आजकल की सिचुएशन में इसको जिक्र करना एक बड़ी इनवैलिड होगा था, इसको जिक्र करना। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल 10 साल पे चार्ट बनाया है, उसको बड़ा हाई लेवल में जिक्र करूंगा। अगर 10 साल पे देखा जाए तो 10 साल में ये शेयर तकरीबन 98 99 या 100 के करीब था, और आज भी इसी इसी लेवल पे। ऑल्दो ये थोड़ा ऊपर जरूर गया था अपने बाद 2013 से 2015 तक जरूर ऊपर गया था, काफी 800 तक टच किया था। लेकिन फिर ये इसने डिप मारी। तो ये बेसिकली डिप मारने की वजह जो यहाँ से लेके कैंडल नहीं है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे बोनस शेयर इशू किया गया है। इसी तरह ये पूरे साल इसने पूरे साल तो बोलना गलत होगा, लेकिन अपनी अपनी पिछले 10 सालों में काफी मरतबा बोनस शेयर इशू किया। तो जो कि बोनस शेयर इशू करने एक अच्छी एक इन्वेस्टर के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि बोनस शेयर कंपनी ने दी, लेकिन इवेंचुअली उसका कोई इम्पैक्ट बेनिफिट नहीं होता शेयर होल्डर को, क्योंकि ईपीएस इस हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, डिविडेंड भी इस हिसाब से उनको कम ही मिलेगा, कोई ज्यादा बढ़ के नहीं मिलेगा। क्योंकि डिविडेंड ईपीएस की बेसिस पे मिलता है, जब ईपीएस कम होगा तो डिविडेंड भी कम होगा। फिर इसके बाद अगर हम इस चार्ट पे वापस में आऊँ, चार्ट अगर देखा जाए 10 साल में इसका कोई ज्यादा कैपिटल गेन तो नजर नहीं आता यहाँ पे। और फिर जिस तरह इसकी वॉल्यूम की बात की जाए, ये 1 मंथ का चार्ट है, तो आप देखो वन वॉल्यूम भी इसकी काफी कम है। एक एक मंथ में भी 1 मिलियन से कम वॉल्यूम है। तो ये काफी फ्लैग है कि भाई अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो ये चीज़ याद रखें कि बहुत टाइम लगेगा सेल करने में भी, और अपनी वैल्यू पे सेल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बायर्स कम है। आई थिंक यही मेरी ओपिनियन है। अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है और इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस तरह के शेयर में, तो एक चीज माइंड में रखें कि एक तो इसको सेल करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, प्लस इसमें डिविडेंड 3 से 4% है। और जो कि काफी कम है, तो अगर कोई दूसरी कंपनी से कंपेयर किया जाए और डिविडेंड बेस वाली, तो इसके हिसाब से काफी कम है। कैपिटल गेन के हिसाब से भी थोड़ा सा ये मुझे ऐसा शेयर लगता है जिसको मैं अवॉइड ही करूंगा, क्योंकि कैपिटल गेन मुझे अगर कैपिटल गेन भी नहीं दे रहा और डिविडेंड भी नहीं दे रहा, तो मैं दूसरे शेयर्स पे जाऊंगा जो इजीली मुझे कैपिटल गेन या डिविडेंड दे। आई थिंक बस दैट्स इट। और ये होपफुली वीडियो पसंद आई। अगर कोई क्वेश्चन हो इस पे, इस शेयर के हवाले से, तो ज़रूर पूछें। और अगर कोई इस तरह की कोई सिमिलर कोई फ्यूचर में आपको वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर जिक्र करें। इंशाल्लाह मैं आपकी सवाल का जवाब भी दूंगा, और मैं वीडियो भी बनाऊंगा जो आप अगर बोलते हैं बनानी जाए। जज़ाकल्लाह।